जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ये मैंने पिछले दिनों आपसे कमिट किया था कि मैं एक सीरीज़ जो है वो आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, जो बेसिक्स को कवर करेगी। यानी आपको किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले कौन सी ऐसे जो चीज़ें हैं वो अपने माइंड में रखनी है फंडामेंटल एनालिसिस को लेके। तो सबसे पहले तो जो जो है हम फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो क्योंकि अब जो है वो टेक सेवी का दौर है, मतलब इंटरनेट का दौर है। सारी चीज़ें जो है वो हमें वेबसाइट की फॉर्मेट में मिल जाती हैं। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे माइंड में रखनी है कि जब भी हम ये स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो है टूल्स बहुत ज़्यादा क्योंकि मौजूद हैं। तो उन टूल्स को मद्देनज़र रखते हुए हम जो अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छे टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए, फ्री टूल्स भी हैं ये। तो अगर तो आप किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस के साथ अटैच्ड हैं टियर वन में, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपका अकाउंट जो है वो टियर वन ब्रोकरेज हाउस में होना चाहिए। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि आपके एसेट्स जो है वो सेफ रहते हैं उसमें, कंपैरेटिवली उनके जो टियर टू और थ्री में फॉल करते हैं। तो टियर वन के तकरीबन जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं, अगर आप उनके टर्मिनल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है ये एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये मैं इस वक्त बीएमए कैपिटल के जो है वो पोर्टल को यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप इस ब्रोकरेज हाउस के साथ हैं तो आपको इस तरह का जो है वो इंटरफेस का ये मतलब पोर्टल मिलेगा। अब ये पोर्टल बेसिकली कैपिटल स्टेक का बनाया हुआ है। कैपिटल स्टेक एक डाटा एनालिटिक्स की एक कंपनी है जो कि डाटा को कंपाइल करके प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपके साथ शेयर करती है। तो अब आप मुनीर खनानी के साथ है, मेरा ख्याल है सारे जितने भी ब्रोकरेज बड़े ब्रोकरेज हाउस है सब ने ये फैसिलिटी जो है वो ऑफर की हुई है आपको, कि अगर आप उनके क्लाइंट है तो आप इस तरह का पोर्टल जो है वो आपको एक्सेस होगी उसकी। तो ये पोर्टल जब आप लॉग इन कर लेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड या इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस जो है ना वो उसमें बुनियादी चीज़ें क्योंकि मैंने डिस्कस करनी है, तो पहली जो है इसमें जो चीज़ आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के। सबसे पहला जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट उसको बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ दूसरा जो है वो बैलेंस शीट होती है, उसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। और तीसरा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। चौथी चीज़ नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो इनको इनके अंदर नंबरिंग की होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनको नोट्स की फॉर्मेट में सारा कुछ जो है वो दिखा दिया जाता है। तो ये अगर आप पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिटल स्टेक का, जो कि बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बड़े हाउसेस ने इसको जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरह का ये डैशबोर्ड आएगा। ठीक है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इसको जो है वो लेके जाया जा सकता है। ये मेरे सामने जो है वो डैशबोर्ड आ रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अ, ये डैशबोर्ड आ रहा है, उसके बाद जी ये इसमें जो है वो मार्केट ओवरव्यू है, अनाउंसमेंट है, एडवांस स्क्रीनर है, टेक्निकल और रिसर्च। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे जो यूजेबल चीज़ होगी वो हमने जाना है कंपनीज के क्योंकि हम कंपनीज का एनालिसिस कर रहे होंगे। तो किसी भी कंपनी को आप सपोज इसमें टाइप करें, तो आज का ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है इसको मैं इसमें जो है कंपनी की इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख लें, सपोज एफएफसी हमने लिखा। ठीक है, मैंने आपके सामने ये एफएफसी आ गया। अब ये एफएफसी से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो आपको शो हो जाएगा। ठीक हो गया। ये फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है, इसका रेट जो है वो 117 रुपये है, यानी अगर आप इसको खरीदना चाहेंगे तो 117 रुपये में पड़ेगा आपको। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये इसकी लिखी हुई है, इसका मतलब है कि तकरीबन ये 149 अरब रुपए की कंपनी है टोटल कुल मिला के। वॉल्यूम्स जो हैं ये जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस दिन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, बीटा क्या है, पीई रेशो क्या है। अच्छा, बीटा जो होता है ना, ये जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होगी। तो ये वैसे इन आइसोलेशन इसको नहीं देखा जा सकता, इसको किसी के साथ कंपेयर करेंगे तो समझ लगेगी।
इसके साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। ये मतलब सीधा-सीधा चीज़ें जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके सामने एक हिस्ट्री आ रही है, ठीक है? और उसके साथ यहाँ पे एडवांस चार्ट है, क्योंकि आज मैं फंडामेंटल पे बात करूँगा, तो इसलिए इस चीज़ को नहीं छेड़ूँगा। तो आप सबसे पहले तो जो है ओवरव्यू में आपको पूरी एक पिक्चर नज़र आ रही होगी। उसके बाद बुनियादी चीज़ फाइनेंशियल्स पे आते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल्स जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो इनकम स्टेटमेंट होती है। इनकम स्टेटमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस बता रही होती है। परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि कंपनी ने क्या खोया, क्या पाया, ठीक है? यानी कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। फिर आपको देखना ये होता है, बल्कि सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनती है। अच्छा, इसमें पीरियड्स 2 होते हैं जी, एक तो क्वार्टरली पीरियड होगा और एक एनुअली होगा। अब चूँकि लिस्टेड कंपनीज़ जो होती हैं, यानी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती हैं, कि उनमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, तो इसलिए एससीसीपी की ये रिक्वायरमेंट है। और हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो एससीसीपी के लॉज बने हुए हैं, उसके मुताबिक कंपनी जो है वो अपने हर क्वार्टर में, एवरी क्वार्टर यानी 3 माह के बाद, कंपनी अपने फाइनेंशियल्स जो है वो डिस्क्लोज करेगी कि कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास इसलिए 2 टाइम फ्रेम आ रहे होते हैं, एक एनुअली भी आ रहा है, क्वार्टरली भी आ रहा है, ठीक है? अब एनुअली में जो है वो जब हम जाते हैं, तो हमें ये देखें, ये 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये इन सारे प्रीवियस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सालों की हमारे पास हिस्ट्री आ रही है। यानी पिछले 7 साल में कंपनी की क्या सेल्स रही, उसकी क्या कॉस्ट आई थी, उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया था, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या आई थी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आया था, अदर एक्सपेंसेस क्या थे, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद जनाब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, उसके बाद टैक्स लगा, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद अर्निंग पर शेयर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 2017 में इस कंपनी ने, यानी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इसने 2017 में 90 अरब की सेल की। अब बेसिकली हमने देखना ये होता है कि कंपनी की जो सेल है उसके अंदर ग्रोथ है या नहीं है, और सेल की ग्रोथ के साथ साथ क्या उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, ये तो अभी परसेंटेज टर्म में नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट टर्म में है, यानी वो आपको अमाउंट में नज़र आ रहा है। क्या उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, ठीक है? और इसी तरह से आपने सेल्स के साथ देखना होता है कि अगर सेल्स बढ़ रही है तो कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही। तो अब 2017 से ऑनवर्ड सबसे पहले तो इसकी सिंपल सा एनालिसिस करते हैं कि इस 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक इस कंपनी की सेल क्या रही। पहले 2017 में 90 अरब थी, फिर 105 अरब हुई, फिर 105 अरब हुई, मतलब 18 में भी 105 थी, 19 में भी 105 है। उसके बाद 2020 में फिर ये 97 अरब पे आ गई, ठीक है? मतलब सेल्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। उसके बाद 21 में 108 अरब पे आई, मतलब प्रीवियस रिकॉर्ड इसने जो है वो तोड़ा, 105 वाला। फिर 2022 में 109 अरब आई, 23 में 159 अरब, तकरीबन 160 अरब रुपए की जो है वो सेल की है इसने। तो अब इससे क्या पता चलता है हमें? इससे पता ये चल रहा है कि कंपनी की ग्रोथ तो है, लेकिन ये है कि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। अब 2018 में, अभी तो ये हम सिर्फ इसकी फिगर्स को समझ रहे हैं ना, फिर जब मैं आपको इसकी अ, मतलब डिटेल्ड एनालिसिस में लेके जाऊंगा, जो कि कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से होता है, तो वहां से आपको पता चलेगा कि क्या ये कंपनी अगर 2018 में या 19 में परफॉर्म नहीं कर सकी, तो उसके रीज़न उसके अंदर कंपनी के अंदर कोई मसला था, या फिर ये कंपनी जो है वो सही चल रही थी, नहीं चल रही थी, और मतलब कोई ओवरऑल कोई प्रॉब्लम था। तो ये इससे हमें ये पता चलता है। तो आप सिंपली जो है वो पहले तो आप पिछले 5-6 साल का डाटा निकाल के देखते हैं कि उस डाटा में कंसिस्टेंसी कितनी है, यानी वो डाटा कितना कोई ग्रोथ जो है वो शो कर रहा है। पहली चीज़ आप ये देखते हैं, सिर्फ मतलब ये कंपनी का एनालिसिस जो है वो उसके पुराने डाटा से हो रहा है। फिर इसके साथ इसकी जो है वो जो कंपनी के सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं, फिर उनके साथ भी होता है, वो हम बाद में आएंगे। तो सिंपली सेल्स जो होती हैं वो कंपनी की, किसी भी कंपनी की, किसी भी इंडस्ट्री की जान होती है, लाइफ लाइन होती है। प्रोडक्ट अगर नहीं बिक रही, उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें वॉल्यूम के ऊपर ग्रोथ नहीं है,
तो वो कंपनी जो है इसका मतलब सस्टेनेबल बिजनेस को रन नहीं कर रही, या तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर कंपटीशन नहीं है तो फिर उस कंपनी के अंदर कोई और मसले हैं, फ्लॉज हैं, या उसके उसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है जो उसकी सेल्स नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो सेल्स सबसे पहले तो आपने देखनी होती है कि सेल्स की फिगर्स क्या है, और उसको हिस्टोरिकली डाटा के साथ आपने कंपेयर करना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, अभी तो मैं सिर्फ इसको फिगर्स पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें हम जो है वो भी देखेंगे कि इसमें प्रोडक्ट मिक्स क्या है, क्या बेचती है ये, और उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल दूसरा एलिमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और ये मैं एनुअली देख रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्टेड है। एनुअली आप जब इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो पहले तो सही रही है, लेकिन 2000 आखिरी 22 में और 23 में कॉस्ट ऑफ सेल भी बढ़ी है। अब इसमें मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। हो सकता है कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन हो, उसकी वजह से कॉस्ट ये बढ़ रही हो, या इसमें रीज़न ये भी हो सकती है कि कंपनी की जो है वो प्रोडक्शन के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल हों जो स्पेसिफिकली बढ़ रहे हों, जिस तरह से गैस की प्राइसेस हैं। फर्टिलाइजर्स में गैस की बड़ी मुदाखलत होती है, तो इससे इसलिए ये जो 2023 में और 2022 में प्राइसेस बढ़ी हैं, मतलब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ी है, उसमें एक एलिमेंट ये भी हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब ये है कि ये जितना भी माल बिका है, इसको बनाने की क्या लागत आई है। ठीक है, मतलब 90 अरब रुपए का अगर 2017 में हम देखें तो 90 अरब रुपए की एक कंपनी ने सेल की, उसमें से 72 अरब रुपए की कंपनी की कॉस्ट थी, 18 अरब रुपए उसने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है, अब ये तीसरे एलिमेंट पे मैं आ गया हूँ। इसी तरह से आप 2018 में ये भी देख सकते हैं, 105 अरब की सेल थी, 77 अरब जो है वो इसका कॉस्ट था। इस ये जो माल बिका है इसको बनाने की क्या लागत थी, 77 अरब रुपए। तो 27 अरब रुपए इसका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है जब भी कोई कंपनी सेल जो भी चीज़ कर रही है, उसको बनाने की जितनी भी लागत आई है, अगर उसको माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। अब इसमें उसमें इनडायरेक्टेड एक्सपेंसेस नहीं आते, ये डायरेक्ट जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी को किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट जो है वो, जो लागत जो है वो आ रही होती है, उसको हम बेसिकली कह रहे होते हैं। तो अ, इस तरह से जो है वो हम इसको लेके चल रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो आपने सेल्स देखनी है, सेल्स के बाद आपने जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स देखनी होती है कि कंपनी को उस सेल को करने में कितनी जो है वो लागत आ रही है, और इसके ऊपर आपका जो है वो एक सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। यानी कंपनी अगर कोई और काम ना करे, मार्केटिंग ना करे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ना हो, एडमिन एक्सपेंसेस ना हो, और सिर्फ फैक्ट्री चला रही हो, तो उस फैक्ट्री को चलाने की लागत इतनी आएगी और इतना माल बिकेगा। अब जाहिर सी बात है, वो अगर जो है वो सिर्फ चीज़ों को बना लेगी, तो बना के चीज़ों को तो नहीं बेचा जा सकता ना, उसको बनाने, उसको बेचने के लिए जो है उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें एडमिन कॉस्ट भी आ जाती है, जिसमें अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें हो सकता है फाइनेंस कॉस्ट आए, उसमें डेप्रिसिएशन भी आती है जो प्लांट एंड मशीनरी उसको रन कर रही है उसमें। इसी तरह से दूसरे एक्सपेंसेस हैं, जैसे लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर 77 अरब रुपए का माल उसने बनाया और 105 अरब रुपए का बेचा, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये 77 अरब का बना के 105 अरब में तभी बिका जब उसने दूसरे एक्सपेंसेस, दूसरा पैसा लगाया। अगर वो सिर्फ 77 का माल बना के इसमें दूसरे एक्सपेंसेस ना करता, तो हो सकता है ये 77 का 77 उधर ही पड़ा रहता, और ये 27 अरब रुपए का जो इनको प्रॉफिट आया ये ना आता। तो कंपनी को चलाने के लिए सबसे पहले तो उसमें एक चीज़ बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, और उस मैन्युफैक्चरिंग को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक की जो कॉस्ट होती है वो सिंपली कंपनी की सेल्स प्राइस में से कॉस्ट को निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आता है। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी इसके ऊपर आपको तफसील से बताया, तो आपको ये समझ आ गई होगी कि ये जो 77 अरब रुपए की, 105 अरब में से 77 अरब की जो कॉस्ट है, ये सिंपली वो है जो कंपनी को खाद बनाने में या खाद या रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने में जो आई है। 77 अरब रुपए में उन्होंने वो खाद बनाई और 105 अरब रुपए में सेल की। इसी तरह से 75 अरब रुपए में उन्होंने
बनाए और 105 अरब रुपए में उसको बेची। अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है 2019 में, क्योंकि 75 अरब में माल बना रहे हैं और 105 अरब में बेच रहे हैं। पीछे से साल में 77 अरब में बना के 105 अरब रुपए में बेच रहे थे। यहाँ पे 2019 में सस्ता बना के महंगा बेच रहे हैं, तकरीबन उतने ही दाम पे बेच रहे हैं, जबकि 18 में महंगा बना के मतलब उसी दाम में बेच रहे हैं। ठीक है। और ये आपको देखने में भी आया है, 2018 में इन्होंने 27 अरब रुपया कमाया था ग्रॉस प्रॉफिट से, 2019 में इन्होंने जो है वो 30 अरब रुपया कमाया। इसी तरह से फिर ये आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ आप देख सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तक होपफुली आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो बेसिकली आपका जब खर्चा निकल जाता है किसी भी उसमें से, तो उसके बाद आपकी जो बचती है कॉस्ट, सॉरी, जो प्रॉफिट बचता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, मैं इन सिर्फ इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, ये वाला सेगमेंट। यानी एक तो कंपनी ने 105 रुपए में बेचा, 75 अरब उसकी लागत आई, 30 अरब रुपया उसका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था। ये जो यहाँ पे आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी था, मैं मार्जिन बार बार बोल रहा हूँ। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट था। तो उसके बाद देखें जी, दूसरी चीज़ जो आती है वो फिर दूसरा सेगमेंट शुरू हो जाता है, उसमें उसको कहते हैं अदर एक्सपेंसेस, या आप समझ लें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनका प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। जैसा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है ये यहाँ पे जो शो हो रही है आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कंपनी की, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनी है इसके अंदर तो इस्तेमाल नहीं हो रही, इसमें मतलब ये कॉस्ट इनकर नहीं हो रही। ये कंपनी को फिनिश गुड प्रोडक्ट बनने के बाद जो कंपनी बेसिकली अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कॉस्ट इंकर कर रही है, ठीक है, ये वो कॉस्ट है। इसमें हो सकता है कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, ठीक है जी, और हो सकता है इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया हुआ उन्होंने अपना, या हो सकता है आगे इन्होंने फ्रेंचाइजिंग की हुई हो। तो ये मल्टीपल इसके पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो 2017 में देखते हैं 90 अरब रुपए, 72 अरब का माल बनाया, 90 अरब रुपए में बेचा, 18 अरब उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट बना। 18 अरब में से जो है वो 8.5 अरब जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई, तो 9 अरब रुपया बच गया पीछे, 9.5 बिलियन तकरीबन। 9.5 बिलियन रुपीस जो है वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कंपनी ने अपने ऑपरेशंस पूरे किए और उसमें से जो पैसा उसको बचा वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। उसके बाद जी इसको आगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक आप देख सकते हैं ये किस तरह से निकला हुआ है। तो उसके बाद जी अदर एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मतलब जो मिक्स्ड हो, किसी भी किस्म की चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो। अदर एक्सपेंसेस में अब एडमिन भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकअप को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिया हुआ। जब मैं, ये तो अभी मैं पोर्टल समझा रहा हूँ कि डाटा को एनालाइज कैसे करना है, उसके बाद जब मैं तफसीलन उस पर आ जाऊँगा इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगा कि ब्रेकअप होगा आपके पास एक्सपेंसेस का, तो वहाँ पे ज़रा तफसीलन बात हो जाएगी। तो अदर एक्सपेंसेस में एडमिन भी हो सकते हैं, दूसरे दूसरे इंसलरी एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो 9.5 अरब रुपए में से 1.6 अरब रुपए अदर एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है। तो ये जो है इसमें से कट हो गया, 9.5 में से आप ये निकालेंगे तो आपके फिर जो है वो इसमें से कमी आ जाएगी। उसके बाद ये एक चीज़ लिखी हुई है अदर इनकम। अब अदर इनकम मुख्तलिफ हो सकती है, हो सकता है कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हो इंटरनली या एक्सटर्नली। ठीक है, कोई किसी कंपनी ने कोई अपनी कोई एसेट्स बेचे हों, ये भी आ सकती है कि कंपनी के पास कोई स्क्रैप पड़ा हो उसने बेचा हो, तो ये उसकी अदर इनकम जो होगी, क्योंकि मेन इनकम नहीं है। मेन इनकम तो वो है जो कंपनी बना के बेच रही है ना चीज़, जिस तरह से ये आ रही है आपके सामने। ठीक है जी, ये जो चीज़ आ रही है ना, ये है उसकी मेन इनकम। ठीक है। और ये जो अदर इनकम आ रही है ये बेसिकली वो इनकम है जो कंपनी मेन इनकम से नहीं बना रही, लेकिन ये है कि उसका क्योंकि कैश फ्लो हो रहा है उससे, तो इसलिए ये दूसरी इनकम के तौर पे जो है वो शो हो रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद ये इनकम भी, क्योंकि अब एक्सपेंसेस
जो है यहाँ पे अदर इनकम में जो है वो सॉरी, जो अदर इनकम है यहाँ पे, चूंकि अब तफसील नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपली देखेंगे कि ये अदर इनकम जो है वो शो ही है, यानी कंपनी ने 10 अरब रुपया किसी या तो इन्वेस्टमेंट से कमाया या किसी और चीज़ से कमाया हुआ है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट होती है। अब फाइनेंस कॉस्ट होती है जब कभी कंपनी जो है वो, जाहिर सी बात है, कंपनी जो है वो अपनी वर्किंग कैपिटल, यानी कोई भी कंपनी जो है वो बगैर लोन के नहीं चल सकती। उसको अपनी रॉ मटेरियल को ख़रीदने के लिए या बाज़ का प्लांट एंड मशीनरी को ख़रीदने के लिए, या कोई भी इसमें एलिमेंट हो सकता है, या सपोज कंपनीज के पास बाज़ का सैलरीज नहीं होती, सैलरीज पे करने के लिए बैंक से फाइनेंसिंग कराती हैं कंपनीज। तो जब ये बैंक से फाइनेंसिंग कराएंगी तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर मार्कअप भी चार्ज होगा। तो ये 2.4 बिलियन रुपीस का, यानी 2 अरब 44 करोड़ का जो मार्कअप है, कंपनी ने, एफएफसी ने वो अदा किया। ठीक है जी। तो ये फाइनेंस कॉस्ट हो गई उसकी। तो ये सारे एक्सपेंसेस निकल गए बीच में से। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ गया 15 अरब। अब आप कहेंगे कि ये 9.5 अरब रुपए से 15 अरब कैसे बन गया, और दूसरे एक्सपेंसेस भी थे, इसमें 10 अरब और भी ऐड हुए ना अदर इनकम की फॉर्म में। तो ये 15 अरब रुपए की प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब जाहिर सी बात है, जब कंपनीज काम करती हैं तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स भी वसूल करती है। तो 15 अरब में से 5 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट के खाते में चला गया, यानी कंपनी ने जो पैसा बनाया, प्रॉफिट बनाया, उसमें से 5 अरब गवर्नमेंट को दे दिया। 15 में से जो है वो 10 अरब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कंपनी को बच गया। यानी वो कंपनी का पैसा है जो कंपनी ने असल में कमाया, सारे खर्चे निकालने के बाद, टैक्स देने के बाद, फाइनेंस कॉस्ट यानी बैंक को देने के बाद, सब कुछ देने के बाद जो है वो ये 10 अरब रुपया इन्होंने कमाया। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर ये होती है कि ये जो फाइनेंस कॉस्ट होती है ना, ये कोई प्रॉफिट में से नहीं देनी होती। ये फाइनेंस कॉस्ट जो होती है, यानी 2.4 अरब, ये प्रॉफिट में से नहीं देंगी कंपनी। कंपनी के जो भी कैश होंगे, कैश फ्लोज होंगे, उसमें से ये कंपनी अदा करेगी। तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस सही नहीं है कंपनी का, तो इसका मतलब है कंपनी जो है खोखली है, और कंपनी किसी वक्त बैंकरप्ट हो सकती है। जिसके पास अपने मार्कअप को पे करने का पैसा नहीं है, वो कंपनी क्या चलेगी। तो आजकल जैसे 30% का जो है वो मार्कअप कंपनीज को चार्ज हो रहा है और कंपनीज के मार्जिन ही कुछ नहीं है, तो उस सूरत में बाज़ का ऐसे लगता है कि कंपनीज डूब जाएंगी, क्योंकि बहुत सी कंपनीज जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट्स में सरवाइव नहीं कर सकती। ये फिर कंपनी को एनालिसिस करने के लिए रेशियो एनालिसिस होते हैं, उस पर बाद में आएंगे, अभी आपके लिए सिर्फ मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ। तो टैक्स से पहले का 15 अरब रुपया है। अच्छा, अगर ये 15 अरब में से का जो है वो प्रॉफिट की बजाय लॉस होता यहाँ, तो फिर नीचे कोई टैक्स नहीं लगना था। ठीक है, फिर वो सिंपली लॉस को जो है वो कंपनीज, सॉरी, ये जो है गवर्नमेंट ने कंसीडर करते हुए कंपनी से टैक्स को मौसूल नहीं करना था, तो टैक्स हमेशा प्रॉफिट्स पे लगते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 अरब रुपए का है। अब 10 अरब का प्रॉफिट जो है ये, अब हमें अगर अपने शेयर्स की, क्योंकि हमने तो शेयर के हिसाब से देखना है ना, जिस तरह से ये शेयर है 117 रुपये 29 पैसे का। अब ये एक शेयर की प्राइस आ रही है, यानी अगर आप खरीदने जाएं आज के दिन में, तो आपको लगभग इस रेट पे, ये तो क्लोजिंग रेट है, यानी इसके अराउंड आपको ये सौदा जो है वो मार्केट से मिलना था। 127 अरब रुपए की ऑफर के ऊपर कंपनी जो है वो आपको सालाना कितना कमा के दे रही है। क्योंकि ये आज की प्राइस है तो इसलिए रेलिवेंट ये होगा कि हम 2023 के रिजल्ट्स को देखें। 2023 के रिजल्ट्स में 23 रुपये 32 पैसे जो है वो कमा रही है। अब यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग की एक चीज़ है कि कोई भी कंपनी जब भी आप खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखा करें कि इसकी कितनी प्राइस हम कितनी प्राइस हम पे कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें अर्निंग कितनी मिल रही है। मिसाल के तौर पे ये 23 रुपए की अर्निंग मिल रही है, पैसे कितने पे करने पड़ रहे हैं, 117 रुपए। एक और शेयर यहाँ पे निकाल लेते हैं, BFL। तो बैंक अल्फला पे अगर आप आते हैं तो, अब बैंक अल्फला का रेट कितना है जी, 55 रुपए 19 पैसे। ठीक, ये इसका रेट है। यानी आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 55 रुपए 19 पैसे का ये आपको पड़ेगा। अब इसके फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं। फाइनेंशियल पे आके हम देखते हैं कि ये शेयर भी तकरीबन 23 रुपए का मिल रहा है। अब एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे। आप ये प्रेफर करेंगे कि एक चीज़ जो है उसके लिए आपको 117 रुपये पे करने पड़े और आपको अर्निंग वो कमा के दे रहा है 23 रुपये, या आप उसको प्रेफर करेंगे कि जो 55 रुपये आपको देने पड़े और 23 रुपये की सेम अर्निंग वही दे रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब भी आप कंपनी का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको उसकी प्राइस के साथ उसकी जो है वो अर्निंग देखनी पड़ती है। इसको पी बोलते हैं, सिंपली प्राइस टू अर्निंग रेशियो।
तो जितनी कोई प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो कम होगी, और इसको निकालने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से निकाल के दिखा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। कोई भी शेयर है, आपने उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो में पहले उसकी अर्निंग आएगी, फॉर एग्जांपल 23 रुपए की अर्निंग है और उसकी प्राइस जो है वो 55 रुपए की है, एक राउंड फिगर कर लेते हैं, ठीक है जी, सॉरी 55 डिवाइडेड बाय 23 करेंगे हम, तो 2.39 की जो है वो प्राइस टू अर्निंग इसकी रेशियो बन रही है। इसी तरह से अगर मैं एफएफसी के साथ कंपेयर करूंगा जो कि 117 डिवाइडेड बाय 23 है, और इसकी जो है वो 5 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो बन रही है। जितनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी की ज्यादा होगी, वो कंपनी उतनी ही वैल्यू वाइज जो है वो आ, मतलब उसकी वैल्यूएशन ओवर होगी, ठीक है, वो कंपनी महंगी होगी उतनी। अब ये सस्ती कंपनी है, 55 रुपए दे के आपको 23 रुपए की अर्निंग मिल रही है, ठीक है, तो ये कंपनी कंपैरेटिवली प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज एफएफसी से ज़्यादा बेहतर है। इसमें और भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो ठीक है जी, फाइनेंशियल्स में आप सबसे पहले तो दोबारा आ जाते हैं एफएफसी पे। एफएफसी के अगर आप सपोज देखना चाह रहे हैं कि यार इस कंपनी का क्या जो है फाइनेंशियल्स की पोजीशन है, तो आप सिंपली उसकी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। आज के दिन सिर्फ इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर कल मैं इंशाल्लाह बैलेंस शीट बनाऊंगा वीडियो, फिर उसके साथ कैश फ्लो पे बनाऊंगा, और उसके बाद फिर हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद कंपनी को एनालाइज करने का तरीका पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक्स पढ़ेंगे कि एसेट्स लायबिलिटीज ये क्या चीज़ें होती हैं। सारी चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हमारा एक कम्प्रीहेंसिव जो है वो कोर्स बनेगा, और ये सीरीज पूरी मैं बनाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर, ताकि आपको चीज़ें समझ लगें। तो ये जनाब फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, इसका मैं इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस में, इनकम स्टेटमेंट में आके आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। एक तो सेल्स होती है, सेल्स किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्ट बिक रही है उसके एवज जो भी पैसा वो कमा रही है उसकी सेल होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है जब एक कंपनी जो है वो जो जो चीज़ें बेच रही है उसको बनाने की लागत कितनी आ रही है उसको। यानी अगर 2023 में हम देखें तो 95 अरब रुपए की कंपनी वो चीज़ बना रही है और 159 अरब रुपए की बेच रही है, और उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो मतलब सेल में से आप माइनस उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कर देंगे तो सिंपली उसका 64 रुपए, मतलब 64 अरब रुपए उसका सिंपली जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, मैं अगर फॉर एग्जांपल जो है चीनी का काम करता हूँ सपोज, और कुछ भी नहीं करता, चीनी का ट्रेडर हूँ मैं चीनी की एक बोरी लेता हूँ सपोज 30,000 रुपये में, तो वो 30,000 मेरी क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल है। और वो चीनी की जो बोरी है वो 30,000 की मैं लेके उसको 50,000 की सपोज बेचता हूँ, तो वो 50,000 उसकी सेल है। और 30,000 में से 50,000 में से आप 30,000 माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा जो है वो 20,000 होगा। इसमें फिर दूसरे एक्सपेंसेस हैं, मतलब मेरे ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा उसको होल्ड करने के एक्सपेंसेस हैं, उसको स्टोरेज कॉस्ट है, उसके अलावा उसकी जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसके अलावा दोबारा उसको बेचने के लिए ट्रैवलिंग कॉस्ट है, और हो सकता है मैंने कुछ बैंक से लोन लिया हो तो उसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। आपने जो कमाया, ठीक है, वो लिखते हैं ये इनकम स्टेटमेंट में, जितना भी आपने कमाया उसमें से उसकी कॉस्ट माइनस की, सिंपल आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो सिंपली सिंपली जो है इसमें से शेयर की कॉस्ट निकली होती है। उसके बाद दूसरा दूसरे जब उसमें से एक्सपेंसेस निकालते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, जिस तरह से अदर एक्सपेंसेस है, अदर इनकम है, फाइनेंस कॉस्ट है, तो फिर उसमें जो प्रॉफिट निकलता है उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं, उस पर फिर टैक्सेशन लगती है, और जो लास्ट में फिगर आती है उसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो है ये पर शेयर के हिसाब से इसकी प्राइस होती है, तो इसलिए हम अपनी अ, आसानी के लिए इसका पर शेयर जो है वो अर्निंग पर शेयर ईपीएस इसको हम बोलते हैं वो निकालते हैं। तो ये हमें कंपेयर करने में आसानी होती है कि यार 117 रुपये का अगर स्टॉक में खरीदूंगा, कंपनी जो है वो 23 रुपये सालाना कमा के दे रही है, और ये 2023 में कमा रही है। हो सकता है 2024 में ये 23 रुपये भी ना कमाए, या हो सकता है इस 23 रुपये से ज़्यादा कमाए, 26 रुपये कमाए। और वो कैसे एनालिसिस करेंगे उसको भी जो है वो हम देखेंगे। अभी मैं सिंपल सिंपल सी बातें आपको समझा रहा हूँ, तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा इनकम स्टेटमेंट के हवाले से। तो अभी का लेक्चर इसको इधर तक ही रखते हैं, अगले लेक्चर्स में बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर रेशियो एनालिसिस, फिर जो है कंपनी के
फंडामेंटल का एनालिसिस कैसे करना है, फिर उसकी प्रोजेक्शन कैसे निकालनी है, फिर इसके साथ साथ जो है कंपनी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उसको कैसे देखने हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में कवर करूँगा। तो आपके सवालात जो है वो इस यूट्यूब वीडियो में आप नीचे डालें ज़रूर, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, इंशाल्लाह विल सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।